बेट पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो इस वक्त उरूज पर है। वन वर्सेस ऑल की कहानी है और ऑल वर्सेस वन की कहानी है। सिर्फ एक शख्स है जिसने 14 जमाती इत्तेहाद जो अपैरेंट नजर आता है और 114 जमाती इत्तेहाद जो गायबाना है उसको टफ टाइम दिया हुआ है, और उस एक शख्स का नाम है इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इमरान खान साहब तकरीबन 1.5 साल बाद, यानी आज से 1.5 साल पहले 15 फरवरी 2021 को जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त मेरे साथ इंटरव्यू पर अपीयर हुए। आज 1.5 साल बाद अपीयर हो रहे हैं। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वार्म वेलकम टू द शो। राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के अंदर बैठकर चैलेंज कर गए कि खान साहब अगर मगर बंद करें, असम्बलियाँ तहलील करें, लग पता जाएगा। योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस सर। खैर, इस आदमी की तो मैं बातों का कभी सीरियसली लिया नहीं है, क्योंकि एक बदमाश है, एक जुराइम पेशा आदमी है। हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे सर, और वो हम करेंगे। अपनी मैं पार्टी की मुशावरत सारों को तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, यानी उसकी नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी। तो उसकी प्रिपरेशन करके, यानी एकदम जब हम फैसला करेंगे तो हमारी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए, और वो जल्दी है, वो ज़्यादा देर नहीं है। कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे सकते हैं, यानी 20th से 25 दिसंबर या 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, कोई एग्जैक्ट एक स्पैन तो बताएंगे? जमील इस तरह समझे दिसंबर में बस दिसंबर बस फाइनल है। इसमें आपने असेंबलियाँ डिसॉल्व करनी है। अच्छा, दो भाई हैं, एक हैं चौधरी शुजात साहब और दूसरे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। आपको लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का आपके साथ पंजाब में एलाय होना और हुकूमत बनना बाय डिज़ाइन था या उनकी चॉइस थी? देखिए, उनकी क्या पीछे इसके उनकी थिंकिंग थी या मैं इसका नहीं कह सकता, लेकिन हमें एक सिचुएशन ऐसा था कि हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं सर, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, तो वो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, तो पहले तो वो अलीम खान का कहते थे सर। मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर एक बड़े सीरियस केसेस हैं, क्योंकि मुझे एलडीए वालों ने बताया कि इसकी वो ज़मीन पे अरबों रुपए की ज़मीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज़ तरीके से और प्लॉट्स बेच दी हैं। तो उन्होंने, तो जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। और फिर एंड में जब हमने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना जोर लगाया, हमें अब ख़तरा था कि अगर हमारी हुकूमत अब गिराएंगे तो हमें सबको अंदर नज़र आ रहा था कि जो इकॉनमी है वो किसी से संभाली नहीं जाएगी जी। तो हमने आखिर में आपस में डिस्कस किया, हमने कहा हम कड़वा घूंट पी लेते हैं, अगर इनकी डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर को चेंज करो तो हम कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर इन्होंने ये साजिश कामयाब हुई, गवर्नमेंट गई, अगर हमारी गवर्नमेंट गई तो संभाला किसी से नहीं जाएगा। और वो मैंने शौकत तरीन को भी जनरल बाजवा को समझाने के लिए भेजा था कि ये बड़ा कन्विंस करें इस बात कि नहीं, कि वो जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे हमारे वो सारे पॉजिटिव थे, लेकिन अगर मुल्क का सिचुएशन ऐसा था कि एक दफ़ा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई तो इकोनॉमी एक टेल स्पिन में चली जाएगी, क्योंकि जब मार्केट्स और ख़ास तौर पे इनका, क्योंकि ये लोग तो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इनकी वजह से ही तो हमारी जो हालात है आज। 30 साल से जब से ये आए हैं, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, नहीं तो हम उससे आगे थे। तो उसकी वजह से हमने फैसला किया कि अगर ये कह ही रहे हैं अब आखिर में हम फंसे हुए हैं, तो हमने कहा चलें ठीक है उसे हटाते हैं। तो जब अलीम खान का नाम लिया तो उन्होंने, एक अलीम खान था, एक परवेज़ इलाही था सर, तो अलीम खान का जब नाम लिया तो परवेज़ इलाही ने कहा मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हमने परवेज़ इलाही को, हमने उनको इन्वाइट किया और वो, तो ये सिचुएशन। तो परवेज़ इलाही साहब, आपको लगता है कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेंगे? बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने वाजे कहा, वो उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने चाहिए गवर्नमेंट, उनका ये ख्याल है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा एज चेयरमैन पीटीआई तो वो एक्सेप्ट करेंगे।
और साथ साथ परवेज़ इलाही साहब की आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई है, इस हवाले से कुछ अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने आपके सामने ये कंडीशन रखी है कि अगर हम असम्बलियाँ तहलील करते हैं, दोबारा इंतखाबात होते हैं, हुकूमत दोबारा से बनती है, तो परवेज़ इलाही साहब को ही CM बनाया जाए अगले 5 साल के लिए। ऐसी कोई कंडीशन रखी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखी। और एक और ज़राए से मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर जनरल बाजवा साहब के हवाले से चल रही है बात कि आप उन्हें ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप बॉस कहकर पुकारते थे। इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आपने वो उस्मान बुज़दार साहब वाली बात तो नहीं मानी उनकी। देखिए, जो आर्मी चीफ होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है। ऐसा ही है कॉन्स्टिट्यूशनली। मैं वैसे आपको एक ज़रूर कहूँ कि मैंने जनरल बाजवा को एज कोलीग समझा था। कोलीग मतलब ये कि हमें, क्योंकि चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे और फौज पाकिस्तान का वो इदारा है जो इंटैक्ट है। सारे ये जो दो डाकू खानदान जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने सारे पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर कर दिए। यानी अभी देख लेना कि अभी जब से शहबाज शरीफ वापस आया, FIA ख़त्म हो गई। FIA के ऊपर आदमी रखवाया सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम पकड़े, वो इनके केसेस ख़त्म करे और हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए। तो ये इदारों को जब आप गलत इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह पुलिस थाने को गलत इस्तेमाल करते हैं, जब आप थाने को इस्तेमाल करते हैं मुखालफिन के खिलाफ पर्चे काटना और अपनी सारी चोरी नज़रअंदाज करना, तो पुलिस तबाह हो जाती है। इस वजह से पंजाब पुलिस और सिंध की पुलिस सबसे बुरे हालात में। तो उसी तरह FIA तबाह, नैब के ऊपर उन्होंने अपना आदमी रखा, सारे केसेस माफ, सबको NRO दिलवा दिया। तो नैब एज एन इदारा तो ख़त्म हो गया ना, वो तो एक टूल आ गया इनके हाथ में। तो इसलिए जब आप एक मुल्क के इदारे तबाह करते हैं तो मुल्क तबाह हो जाता है। तो जो इदारा बचा हुआ है वो है पाकिस्तान फौज। वो क्यों बची हुई है कि वो इंटरफेयर नहीं करने देती। जब नवाज शरीफ ने अपना आर्मी चीफ लाने की कोशिश की, या पता नहीं है, वो जो जनरल ज़ियाउद्दीन का सारा हुआ था, जी, तो फौज खड़ी हो गई। तो वो अपने इदारे को प्रोटेक्ट करते हैं और वो इदारा एज ए रिजल्ट इंटैक्ट है। तो हमें तो बड़ी ज़रूरत थी शुरू में जनरल बाजवा की, और इन्होंने पूरी तरह मदद की। मसलन कोरोना के अंदर हमें इन्होंने पूरा, हमारा कोऑपरेशन था, बल्कि परफेक्ट था कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर जो हार्मनी थी वो वहाँ थी, वो ज़्यादा बेहतर थी उस वक्त और होनी भी चाहिए थी। लेकिन अब फौज हर जगह, जब मुल्क मुश्किल में होता है तो मसलन चाइना में फ्लड्स आते हैं तो फौज आ जाती है, यूरोप में फ्लड्स आते हैं फौज आती है, क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होती है। हम पोलियो में कैंपेन में फौज हमारी मदद करती है बॉर्डर एरियाज में। तो जब ये वो आई लोकस्ट, तो उसके अंदर भी फौज की मदद, तो इनकी हमारी कोऑपरेशन तो बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब ये अपनी हद से निकल जाते थे, मसलन कि मेरा चीफ मिनिस्टर रखो, अब ये मैं इस तरह के जो मेरे कोर कमांडर रखो तो अच्छा, वैसे आपने कभी ये फरमाइश की कि मेरे कोर कमांडर रखो? कभी नहीं। देखिए, जनरल फैज हमीद से मुताल्लिक बात होती थी कि उनको चीफ रखना चाह रहे थे आप। ऐसी ये बात दुरुस्त है या गलत? ये जान के कैंपेन की गई, और मैं समझता हूँ कि अब मैं पीछे देखता हूँ तो एक कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि जो बाकी कंटेंडर्स थे आर्मी चीफ बनने के, अब उनको ये तासुर दिया गया, मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कौन चीफ बनेगा। ये तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई यानी पिछली जून से, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था आर्मी चीफ का, क्योंकि मेरा तो उस वक्त पिछली जून में देखो तो अगली नवंबर इतनी दूर थी, 1.5 साल पहले कौन सोचता था कि आर्मी चीफ कौन होगा। मेरा तो कंटेंशन ये थी कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका पुल आउट करेगा तो हमारी सारी प्रोटेक्शन थी कि सिविल वॉर हो जाएगी। हमें किसी को भी नहीं पता था कि एकदम अफगान फौज कोलैप्स कर जाएगी, जो हुआ। तो हमने कहा अगर सिविल वॉर होती है तो मेरी कोशिश ये थी कि जो हमारा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंस चीफ है उसको होना चाहिए, क्योंकि उसके सारे ताल्लुकात थे जनरल फैज के सारे अफगानिस्तान में तालिबान से नेगोशिएट अमेरिका के बिहाफ के साथ ये करते थे, और उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से इर्द गिर्द थी सबके ताल्लुकात डेवलप हुए थे। तो इसलिए मैं चाह रहा था, और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा आर्मी चीफ होना चाहिए। राइट। जनरल फैज ने रिटायरमेंट ले ली है, हालांकि प्रमोशन या जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं आउट ऑफ टर्न नहीं हुई हैं, ऑन मेरिट एंड सीनियरिटी के बेसिस के ऊपर हुई हैं। आपको उनका फैसला ठीक लगता है? खैर वो तो पर्सनल फैसला है उनका, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन
दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। नहीं होता, कभी नहीं होता। यानी ये जो सारा ड्रामा कि कौन हो रहा है, वो नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ है, उधर बैठ के ड्रामे हो रहे हैं, वो उसको कंसल्टेशन हो रही है और एक मफरूर एक कॉन्वेक्ट फैसले कर रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब आप एक बयानिया बड़ा डेवलप किया आपने रजीम चेंज ऑपरेशन का। रजीम चेंज ऑपरेशन आपको लगता है कि जो आपकी नज़र में इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत होना विदाउट इंटरनल फैसिलिटेशन हो सकता था, पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो आप अगर 4 बयान हैं, हमने टीवी अपने प्रोग्राम्स में भी चलाए हुए अपने जलसों में सर, इनके 4 मेन खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर और मरियम, ये चारों ये कह रहे हैं कि जनाब कभी भी एक अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती जब मेरे शो पे कह के गए थे, जब तक एस्टेब्लिशमेंट आपकी बैक पे ना हो। तो वो तो 100% के इन्होंने फैसिलिटेट किया। तो आप इनडायरेक्टली किसको फिर मीर जाफर मीर सादिक कहते थे? जब फैसिलिटेशन की बात होती है तो फिर तो क्लियर इसको कर दें आज। देखिए जी, नहीं क्लियर तो पहले ये हो जाए कि जिसने भी ये किया है, जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक है सारे। यानी जिन जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। वो कैसे की कि 7 महीने के अंदर आज जरा पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, नेगेटिव जा रहे हैं। आप किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, किसी इन्वेस्टर से पूछ लें, किसी किसान से पूछ लें कि ज़राअत का क्या हाल है, इकोनॉमी का क्या हाल है, बिजनेस का क्या हाल है। आप कोई बाहर की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, मूडीज हैं, फिच है, उनकी रेटिंग्स देख लें कि पाकिस्तान की वो किधर रेट कर रहे हैं। तो हर तरह 7 महीने के अंदर यानी दुश्मन भी वो नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है। जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जा रहे हैं, जो अब डिफॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं। और डिफॉल्ट का मतलब मैं सिर्फ मेरी कौम को समझना चाहिए कि डिफॉल्ट का मतलब सबसे बड़ा मसला होना है कि हमारा रुपया गिर जाएगा। और हमारा रुपया किधर रुकता है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है उनको उसको सपोर्ट करने के लिए, और ना ही हमारे पास अब एबिलिटी है बाहर से पैसे लेने की। रेमिटेंसेस बहुत नीचे चली गई हैं। रेमिटेंसेस क्यों नीचे चलेगी? डॉलर की ऑफिशियल रेट और मार्केट रेट में फर्क और ट्रस्ट डेफिसिट भी है गवर्नमेंट पे। डेफिनेटली आप पे लोग ट्रस्ट कर रहे थे। ट्रस्ट डेफिसिट भी है। दूसरा, जब पाकिस्तान की वो जो CDS कहते हैं कि जो क्रेडिट की रिस्क है जी, वो जब पहुंच जाए कि 100 और 90 और 100 के बीच में, हाँ जी, जबकि हमारे दौर में 5% ओनली 5%, तो 5% से 100%, इसका मतलब बाहर से कोई क्रेडिट नहीं मिलना लगा। कोई आपको बाहर से पैसा नहीं देने, ना किसी कमर्शियल बैंक ने पैसा देना है और ना ही किसी ने इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान में। कौन इन्वेस्ट करेगा? अपने डॉलर बाहर से ला के चेंज करेगा रुपए में और इन्वेस्ट करेगा, कोई कारखाना लगाएगा। क्यों लगाएगा? जब डॉलर के अंदर ही अगर वो पैसा रखे तो उसमें बड़ा नफा है, क्योंकि रुपया गिरता जा रहा है। तो ये जिसने किया, मैं सवाल मेरा ये है कि जिसने ये किया पाकिस्तान से, जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने किया, इन्होंने ये सारे मीर जाफर और मीर सादिक। वेरी राइट। आपने गुज़िश्ता दिन एक बात कही कि हालिया आर्मी चीफ को गुज़िश्ता आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ पर अमल पैरा नहीं रहना चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है या आपका उनको मशवरा है? देखिए, मैं तो एज ए पाकिस्तानी अब बात कर रहा हूँ सर, मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि सर चेयरमैन PTI। देखिए, हमारा ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर सर, इसके अंदर जो जनरल बाजवा की पॉलिसीज रही वो क्या हुआ? उन्होंने जब हमारी गवर्नमेंट गई तो सब ने ये सोचा कि लोग अब मिठाइयाँ बांटेंगे, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है। ये जनरल बाजवा खुद कहते रहते थे कि जी इनको तो नून लीग आ रही है अगली बारी, PTI को कोई टिकट लेने वो तो अपने आप को एपॉलिटिकल भी कहते रहे। हाँ, ये अब यही डेंजर है ना कि कहते हैं अपने आप को एक पॉलिटिकल और बन जाते हैं पॉलिटिकल। एक्सपर्टीज आपकी पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये ऐसी है कि एक हॉकी प्लेयर को क्रिकेट का मैच खिला दो तो और वो समझो कि वो अच्छा खेलेगा, तो आपकी समझ थी नहीं। तो इनको ये बताया गया कि जनाब जब इमरान खान को हटाया जाएगा तो ये लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, इसकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, और ये सब कुछ बताया गया। जब ये नहीं हुआ, जब पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई, जब पब्लिक ने वाज़े बता दिया कि वो इन चोरों के साथ नहीं खड़े,
असल में हमें फायदा क्या हुआ कि जब ये चोर इकट्ठे हो गए तो जो हमारे मुखालिफ भी थे ना वो हमारे साथ आ गए। सर सबसे बड़ी चेंज आई कि लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि हमारी तौहीन की गई है, कि 30 साल से जो लोग एक दूसरे को चोर कह रहे थे, ये नहीं कि हम उनको कह रहे थे, ये इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ लें जो उन्होंने एक दूसरे के मुतालिक कही है, तो सारे कहते थे कि एक दूसरे चोर हैं। और जो लोग एक दूसरे को चोर कहते थे, जो पब्लिक इनको चोर समझती थी, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट किया पब्लिक ने इनके रिएक्शन में, उन्हीं को आप फिर से ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोग भेड़ बकरियां, वो चुप करके एक्सेप्ट कर जाएंगे। तो जब पब्लिक का रद्द अमल आया तो अकल तो ये कहती थी कि आपको रिट्रीट करना चाहिए, आपको फौरी इलेक्शंस करवा देने चाहिए। उल्टा उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया। इस गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने जिस तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपसे हुआ, ये मेरे से हुआ, आजम स्वाति से जो हो रहा है किया गया, और जो हो रहा है अरशद शरीफ से जो हुआ, जो शहबाज गिल से हुआ, जो फिर बाकी सहाफियों से जो भी इमरान खान की उन कहते थे कि जी हमारी सपोर्ट करें, उनसे जो किया, सोशल मीडिया के लड़कों को उठा लेते थे, मारते थे, फिर घर, यानी ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो बजाय ये करने के, अकल तो ये कहती थी कि आपने गलती की है, इंसान गलतियां करता है, पीछे हट जाए। उन्होंने उल्टा क्या किया, उस गलती को छुपाने के लिए उन्होंने जाके इतनी सख्ती की कि जो भी उसकी मुखालफत करता था, यानी ये जो जुल्म किया मुल्क पे, उसको मारना, दाड़ना, डराना, धमकाना। तो खान साहब माजरत के साथ, अभी आपने कहा कि आपकी तवक्को है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो गुज़िश्ता आर्मी चीफ की पॉलिसीज़ को ना लेकर चलें, लेकिन अभी जो आज़म स्वाति साहब के साथ हो रहा है, एक तैयारे से दूसरा, दूसरे तैयारे से तीसरा, अब तो जनरल बाजवा नहीं है ना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। ये सिर्फ अगर हुआ था तो मार्शल लॉज में शायद हुआ हो, पीपल्स पार्टी के साथ जिया के मार्शल लॉ में हुआ होगा। मैं नहीं जानता कि किससे इतना बड़ा जुल्म हुआ। इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इतना नहीं। जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं मुखालिफ था, मैं जेल गया, मैंने तनकीद की थी, मुझे कभी इस तरह का जुल्म नहीं मैंने देखा जो कि इस दौर में हुआ। तो इससे हुआ क्या है, फौज और अवाम में फासले आ गए, अवाम खड़ी हो गई इन चोरों के खिलाफ, हमारे साथ खड़ी हो गई। और ये जो जनरल बाजवा ने क्या किया कि एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ जाके खड़ी हो गई और वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर दिया। तो इससे तो कॉमन सेंस है कि एक रिएक्शन आना था और पब्लिक और फौज के अंदर फासले बढ़ गए। अब होना क्या चाहिए, क्लियरली ये रिवर्स करना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहें, और फिर किसी सूरत ये जो फंडामेंटल इंसानों के राइट्स की वायलेशन है सर, इसको किसी सूरत सपोर्ट ना करें। राइट सर, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेना चाहेंगे। ख्वातीन हज़रात, ग्रैंड नेशनल डिबेट इमरान खान साहब के साथ कातलाना हमले के बाद रिकवर कर रहे हैं, गोलियां टांग में लगी, लोग अभी भी इस चीज़ को ड्रामा कहते हैं, ख़ासतौर पर इस गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैंने अपनी आंखों से वो गोलियां पेवस्त होने के निशानात लास्ट टाइम मीटिंग में देखे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस, खान साहब की एक्सपेक्टेशंस, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस और हुकूमत का बयानिया साइफर के ऊपर, और मीडिया को मैनिपुलेट करना और चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो क्या है, आफ्टर दिस ब्रेक। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. और फ्लेवर का ट्रियो, हम ही स्मोक फैलाते हैं और हम ही नुकसान उठाते हैं।
मगर एहतियाती तदाबीर भी हमारे ही इख्तियार में है। बिला जरूरत घर से न निकलें। घर से निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। हाथ और चेहरा बार बार धोएं, क्योंकि स्मोक आंखों में जलन, सांस में दुश्वारी जैसी तकलीफ के अलावा दमा और फेफड़ों के दीगर अमराज में पेचीदगी का बायस बन सकती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से अस्पतालों में स्मोक रहनुमाई काउंटर मुतहर्रिक कर दिए गए हैं। तबीयत खराब होने की सूरत में अस्पताल से रुजू करें। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। एडम्स हाउसिंग ला रहा है रिहायशी मंसूबा, जिसमें महदूद प्लॉट्स की बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जारी है। हमेशा की तरह इंशाल्लाह इस बार भी एडम हाउसिंग आपके एतमाद पे पूरा उतरेगा। एडम्स हाउसिंग, नेम ऑफ ट्रस्ट। फौरी राब्ता कीजिए 0304 111 2326। डेंगू की मुकम्मल रोकथाम मिलकर करेंगे हुकूमत और अवाम। डेंगू की अफजाइशगाहों का खात्मा करके हुकूमती इक़दामात को कामयाब बनाएं। काठ कबाड़ और नाकारा टायर तल्फ कर दें। पानी जमा करने के बर्तन ढांप कर रखें। एसी से निकलने वाला पानी खुश्क करें। फ्रिज की ट्रे साफ करें। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा सेहत की खुसूसी टीमों की जानिब से घरों, दफातर, सरकारी और निजी इमारात में डेंगू लार्वा की इंस्पेक्शन जारी है। लार्वा की मौजूदगी की सूरत में कैद जुर्माने की सजा और इमारत को सील कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर क़यादत और वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सरपरस्ती बच्चों की सेहत की जानिब एक इनकलाबी कदम। 9 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर संगे बुनियाद बदस्त वज़ीर आला पंजाब। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से मुंसलिक पंजाब के दिल लाहौर में बच्चों की बीमारियों से मुताल्लिक तहकीक और तालीम और तरबियत का मुनफरिद मंसूबा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बच्चों की नर्सिंग की खुसूसी तरबियत के लिए कॉलेज, मौरूसी बीमारियों की तशखीस और इलाज का इदारा, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी टेली हेल्थ सेंटर, कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड हेल्थ, ताकि कौम के ये नन्हे मेहमान हों सेहत की खुशियों से हमकिनार। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हुकूमत पंजाब। और अब सिटी हाउसिंग गुजरांवाला और फैसलाबाद में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान इक़सात पर दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें। सिटी ऑफ लाइफ, सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। ये किस किस्म का पानी दे रहे हो? घर पे सब बीमार हो रहे हैं। भाई हमारा पानी तो बिल्कुल साफ और शफाफ है। अभी पता लगाते हैं कितना साफ और शफाफ। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत की मोबाइल लैब्स को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। एडम्स हाउसिंग ला रहा है रिहायशी मंसूबा, जिसमें महदूद प्लॉट्स की बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जारी है। हमेशा की तरह इंशाल्लाह इस बार भी एडम हाउसिंग आपके एतमाद पे पूरा उतरेगा। एडम्स हाउसिंग, नेम ऑफ ट्रस्ट। फौरी राब्ता कीजिए 0304 111 2326। सब मुर्गियां तो पहले से मरी हुई है। हाँ, लेकिन इन्हें बेचने से कौन रोक सकता है? नहीं, अब रोक सकते हैं। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत के बाइक स्क्वाड को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion and नेस्ले बुनियाद है अब नए आयरन प्लस के साथ, जो है 3 गुना ज्यादा मौसर। and Endure. Unlock fashion for every you. अहम खबर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 रोजा बलोचिस्तान, कोयटा और तुर्बत का दौरा किया है। पहले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और यादगार-ए-शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। COAS को ऑपरेशनल ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के दीगर मामलात पर तफसीली अपडेट दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा किया
और नौजवान अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स से बातचीत की। उन्हें मुस्तकबिल के मैदानी जंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशावराना महारत पर तवज्जो मरकूज करने का मशवरा भी दिया। दौरे के दूसरे रोज COAS ने तुर्बत का दौरा किया। IGFC जनूबी बलोचिस्तान ने आर्मी चीफ को जनूबी बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए किए गए इकदामात से आगाह किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि बलोचिस्तान की आवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि पायदार अमन और खुशहाली के नतीजे में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जा सके। आर्मी चीफ का कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। ये कैसे मसाले बनाते हो, रंग और बूरा मिक्स करके? हर गाहक शिकायत कर रहा है। हम तो ऐसे ही काम करते हैं। अब काम ऐसे नहीं चलेगा। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत की मोबाइल लैब्स को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। कैश चाहिए और कार भी? तो इकोस्टार LED टीवी खरीदें और पाएं 9,500 रुपए तक फौरी कैशबैक। साथ ही लकी ड्रॉ में जीते कार और हर हफ्ते लाखों के इनामात। इकोस्टार LED टीवी, कैश भी और कार भी। खाने का जायका भी अजीब है और हमक भी आ रही है। खा ले यार, अब कर भी क्या सकते हैं? नहीं, अब कर सकते हैं। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत के बाइक स्क्वाड को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे सामने बैठे हैं और बड़ी तेज़ी से रिकवर कर रहे हैं। खान साहब, इलेक्शंस के मामले के ऊपर आपकी बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन इनकी कोई नीयत नज़र नहीं आ रही। रिप्रेजेंटेटिव इनके वज़ीर दाखिला हैं जो लाहौर के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लाहौर जिसके अंदर यानी पंजाब के अंदर आपके एलाइज की हुकूमत है, उधर शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है इसी दौरान। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगेन वो आपको चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने नहीं कराने, ये अक्टूबर 2023 के अंदर इंतखाबात होंगे। तो अब आप क्या करेंगे? असेंबलियां तो समझ लें तहलील हो गई आखिरी हफ्ते में, इसके अलावा क्या करेंगे? देखिए जबीर, पहले तो इलेक्शन की जरूरत किसको है? सर, तहरीक इंसाफ को है। हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। इन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी, जिस तरह ये ऑपोजिशन ने और जनरल बाजवा ने भी कि जब उन्होंने रजीम चेंज में मदद की तो वो नीचे गिर जाएगी पार्टी, वो तो ऊपर जाती गई है। सारे बाई इलेक्शंस हम जीतते गए हैं। जो दूसरे बाई इलेक्शंस थे उधर 17 पार्टीज ने एक टिकट के ऊपर हमारे खिलाफ खड़े हुए थे और इनके साथ पूरी इस्टेब्लिशमेंट सबकी मदद थी, उसके बावजूद हार गए। तो ये डरे हुए हैं इलेक्शन से, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाने। लेकिन इलेक्शंस पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है, क्योंकि इकॉनमी जिस तेज़ी से आज खड़ी हुई है डिफ़ॉल्ट के ऊपर, और फिर से मैं बता दूं डिफ़ॉल्ट का मतलब कि आप मुल्क पीछे चला जाएगा और यहाँ गुर्बत की इंतहा होगी, क्योंकि रुपया जब गिरेगा तो महंगाई और ऊपर चली जाएगी और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। जिन जिन मुल्कों में डिफ़ॉल्ट हुआ उनको बड़े 3-4 बड़े मुश्किल साल गुजारने पड़े हैं। तो हम आगे ही इस वक्त 7 महीने नीचे जा रहे हैं। तो इस वक्त और वो सिर्फ चेंज ऐसे होगा, यानी माइशत अगर ऊपर उठानी है तो सबसे पहला कदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए सर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है इलेक्शन से। तो इलेक्शंस पाकिस्तान की ज़रूरत है, अब इलेक्शंस इस मुल्क की ज़रूरत है, पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज की अब हथियारों की LCs नहीं खुल रही और हमारी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। वो अगर इस तरह इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है, ना बाहर से क्रेडिट आना है, तो मुल्क चलना कैसे है? सो इसलिए तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम गेन कर रहे हैं। ये 10 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं, साल के बाद करवाएं, इन्होंने हारना है। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए ये किसी तरह चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और ये खींचते जाएं, तब तक ये FIA और ये सारे
नैब इनको इस्तेमाल करें हमारे खिलाफ, हमें किस तरह इमरान, सबसे बड़ी कोशिश है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की। जी, वो इलेक्शन कमीशन इस पर आप पहले भी इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में एक हथियार है। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने के लिए, ये वाज़ेह है। नवाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो उसके ऊपर केसेस खत्म हो और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए और पीटीआई के लोगों के ऊपर केसेस किया जाए, पार्टी को दबाया जाए, ये इनकी सारी कोशिश है। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, इनको ना मुल्क की फिक्र है, क्योंकि अगर रुपया गिरता है मुल्क नीचे जाता है, इनके डॉलर्स अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, इनको फायदा ही फायदा है। पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो इनके पैसे डॉलर्स में पड़े हुए हैं, पैसा तो बढ़ रहा है, तो इनको तो फायदा है। तो इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क क्या हो रहा है। ये सारे बाहर बैठ जाते हैं, थोड़े से मसले आते हैं बाहर भाग जाते हैं, वहां से एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं। एनआरओ 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, एनआरओ दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। इसके लिए ये अब वापस आ गए हैं, सारे केसेस इनके माफ हो गए हैं, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए, और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। यानी इस मुल्क से कभी ऐसा जुल्म नहीं हुआ जो आज हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो जहाद है हकीकी आज़ादी। खान साहब, मुझे 15 फरवरी 2021 का आपके साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में किया हुआ वो इंटरव्यू याद आता है जिसमें आपने उस वक्त एक बात कही थी कि मैं क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म ऑफिस में हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, इसलिए बात मैं नहीं कर सकता, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे हैं। आपने कहा था कि मुझे 2 ममालिक से फंडिंग की ऑफ़र हुई थी। आज आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये अमानत है आपके पास, आप बताएं आपको कहाँ से ऑफ़र हुई थी? जी, मैं इसलिए बता नहीं सकता क्योंकि वो मुल्क एम्बैरस होंगे, लेकिन उन दोनों ने मुझे ऑफ़र किया था इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन से पहले, कि हम 2018 में, और वो इन पार्टीज को फंड करते रहे हैं। बाकी पार्टीज को मैं आपको उसने मुझे खुद बताया कि पहले हम इस पार्टी को फंड करते थे, हमने अब ये 2013 इलेक्शन से पहले की पार्टीज को नहीं, मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगा कि वो मुल्क एम्बैरस होते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि पार्टीज का नाम तो ले सकते हैं, पहले नहीं, वो हम इस पार्टी को फंड करते थे, अब हमने फैसला किया आपको फंड करने का। आपने उसको स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया? बिल्कुल डिनाई किया, क्योंकि वो इलीगल था। राइट। साइफर के मामले के ऊपर आप लोग समझते हैं आप पीछे हटे, इज दैट राइटली सो? ये दूसरी जमातों के लोग समझते हैं खान साहब। जमील देखें, साइफर के ऊपर किसी को कोई शक है? किसी को शक तो नहीं होना चाहिए, हम आई विटनेस हैं उसके। नहीं, साइफर अगर किसी को शक हो तो वो कैबिनेट की मिनट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर साइफर रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखी गई, उसके मिनट्स अवेलेबल है। डिमार्च किया गया अमेरिका को उनके ऊपर कि इन्होंने मुदाखलत की है। फिर शहबाज शरीफ ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, एम्बेसडर असद मजीद को उधर बुलाया जी, उन्होंने फिर कंफर्म किया कि ये जो साइफर में ये ठीक है। तो साइफर के ऊपर तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि साइफर में वाज़े लिखा हुआ है कि डोनाल्ड लू कह रहा है उसको, और मिनट्स दोनों तरफ मिनट्स लिए जा रहे हैं। जी जी जी, उसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान को हटाओ और फिर हम नहीं तो तुम्हारे लिए मुश्किलें हैं, और अगर तुमने हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा। ये साइफर के अंदर वाज़े लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, रूस की ट्रिप का भी लिखा हुआ है। अब तो वो तो उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, वो तो आज चीफ जस्टिस के पास पड़ा हुआ है साइफर, वो स्पीकर असेंबली के पास पड़ा हुआ है, सो प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट ने भेजा चीफ जस्टिस के पास। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं पीछे कैसे हटे। मैंने सिर्फ एक बात कही अमेरिका के ऊपर कि देखें ये मेरी जात की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे हटाया तो मैं कहूँ जी अमेरिका से हमने कुटी कर ली, हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ये इमरान खान की जात की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात। मैंने ये कहा कि हाँ, हम उसके बावजूद कि उन्होंने हमारी गवर्नमेंट में मुदाखलत करके और ये जो साजिश किसने कितनी की वो तो जब इंक्वायरी हो पता चलेगा, लेकिन साइफर तो वाज़ेह है। तो मैंने ये कहा कि हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम की ज़रूरत है। हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, और हमारे जो सबसे ताकतवर पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, ऐसे ही। तो
हमें तो उनसे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखने चाहिए। मुझे जितना मेरी जाती तौर पे गुस्सा हो, मुल्क के मफादात ये कहते हैं कि हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। वेरी राइट। गुलामी नहीं करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। आज भी आप एब्सोल्युटली नॉट वाली बात पर कायम है? वो तो बिल्कुल, हमें देखें, हमें कभी किसी की, मैं वाजे कर दूं, हमें किसी की जंग में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। हमने अफगान जहाद में शामिल हुए, बहुत बड़ी कीमत अदा की। हमने उसके बाद अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में जितनी बड़ी कीमत हमने उसकी अदा की, यानी कोई अमेरिका का एलाय, यानी जिन्होंने वॉर ऑन टेरर में शिरकत की, किसी की कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं थी जो हमारी हुई है। लेकिन हमें बुरा भला भी कहा गया, हमें तो हमें किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहिए, दोस्ती में होना चाहिए। हमने इनकी पूरी मदद की, तालिबान से जो टॉक्स हो रही थी अमेरिकन और तालिबान की, मेरी गवर्नमेंट ने पूरी मदद की, फैसिलिटेट किया। मैंने खुद तालिबान को जब डेलीगेशन को बुलाया और हमने कोशिश की कि इनकी और गनी गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता हो जाए। हमने अपनी पूरी कोशिश की अमन में, लेकिन जंग में अगर आप बेसिस देंगे, बिल्कुल नहीं। राइट। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात मैं भी उधर ही था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और आप हम सब से मिले उस वक्त। लेकिन रात के तकरीबन कोई 3 बजे या 4 बजे के करीब एक बरतानवी नशरियाती इदारे के ऊपर ख़बर छपती है कि कुछ हेलीकॉप्टर उतरे थे, और हेलीकॉप्टर में से उतर के कुछ लोग आए, और उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर कुछ निशानात पाए गए। ये उन्होंने ख़बर छापी। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं वहाँ था, मैंने तो इसको डिनाई किया, बाहर और लोग थे, उन्होंने भी डिनाई किया। आप एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, सबसे पहले तो उसके ऊपर क्लियर कर दें लोगों को कि अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। दूसरा, कौन था जिसने ये खबर छुपाई होगी? मैं नहीं जानता किसने ये खबर छुपाई है, लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं कि अगर कोई ये करता मेरे से, तो ये आप ये ना समझे कि मैं चुप करके बैठ जाता और किसी को पता ना चलता। ये इसके एथलीट है आप, ज़ाहिर है जवाब। इसकी सारी दुनिया में असरात जाने थे, और ये यानी प्रोपेगेशन थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बाहर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो कोई वो जो जेल में डालने वाली गाड़ी, हेलीकॉप्टर आया था, और हेलीकॉप्टर आया था? कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था। मुझे तो ये बाद में पता चला कि वहाँ कोई गाड़ियां खड़ी थी, प्रेजेंट वैन्स खड़ी हुई थी। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। राइट। अभी आपके जो एलाइज हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आपकी अपनी सफ़ों के अंदर कुछ ऐसे हुए हैं, सरफराज तो धोखा नहीं देता, वो सरफराज धोखा दे चुके हैं। मैं फैसल लॉर्डर साहब की बात कर रहा हूँ। क्या किया इनका? क्या देखें, जो लोग अपने से जुल्म करते हैं, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ नहीं हैं। जब आप करते, अब जितने लोटे हुए हमारे से जी, सारे उड़ गए। सारों की आप देख लें कि जिन्होंने हमारे से गद्दारी की, अवाम ने उनको सजा दी इलेक्शंस में, तो अपना नुकसान करते हैं जो भी छोड़ते हैं। आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि आज सबसे बड़ा वोट बैंक माशाल्लाह पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का है। no doubt तो जब आपके पास वोट बैंक हो तो आपके लिए इररिलेवेंट होता है कि कौन आपका आता है या इलेक्टेबल आता है या जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो एतमाद नहीं है, इसके बावजूद आप लोग जीत रहे हैं बाय पोल्स के अंदर, बाकी जगहों के ऊपर, बल्दियाती इंतखाबात में। लेकिन अगर यही इलेक्शन कमीशन रहता है, और जिस तरह राना सनाउल्लाह कल चैलेंज कर गए हैं कि इधर अगर हमने इंतखाबात करवाए पंजाब के अंदर तो हम ये वाली हुकूमत भी आपकी ले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई डिज़ाइन हो सकता है? इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, हम ना भी चेंज करें, हम गवर्नमेंट पे बैठे रहें, हम अपने 6-7 जितने भी टाइम है पूरा कर लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ज़रा सारे ओपिनियन पोल्स उठा के देख लें, सर्वेज उठा लें, तो पीटीआई का तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है और ये नीचे जाते जा रहे हैं, इनका गिरता जा रहा है। तो हमें तो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान, मुझे ख़तरा ये अब है कि ये चोर सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अब नवाज शरीफ की इंतज़ार है कि अपने सारे केसेस ख़त्म हो, फिर वो जनाब बड़ा रॉयल वहाँ से आएगा जी, नेल्सन मंडेला वापस आ गया पाकिस्तान। वो कल कह गए ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कभी भी नहीं आएगा जब तक केसेस खत्म नहीं होंगे, और केसेस अब सारे इनके खत्म हो रहे हैं। अगर वो पंजाब में एंट्री मारते हैं, सर कता कलामी, अगर पंजाब में एंट्री मारते हैं वो, लेट्स सपोज परवेज इलाही साहब की और इनकी जो इंतजामिया है उनको गिरफ्तार करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। देखिए, हम हर चीज के लिए तैयार बैठे।
यानी हमने अगर इन्होंने जो 7 महीने हमारे ऊपर जुल्म किया है, झूठे, मेरे पता नहीं कितने, मुझे तो याद भी नहीं, 30 FIR कट गई होंगी, मैं कितनी दफा अदालतों में गया हूँ जमानतें करवाने के लिए, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, कितना मैं भूल गया हूँ। इससे ज्यादा क्या करेंगे, यही कर लेंगे ना। उसके बावजूद 75% इलेक्शन जीती है PTI। जी जी जी। तो क्या कर लेंगे आगे? और अच्छा, अब इनके पास चीज क्या है लोगों को देने के लिए? ये जो मुल्क से कर गए हैं, जो मुल्क के आज हालात हैं, या तो ये अच्छा, इनका एक तरीका था हमें खत्म करने का कि बड़े अच्छे हालात हो जाते हैं मुल्क के। वो जो जिस तरह वो एक और तरीका जिस तरह आपको याद होगा कि किसी ने कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई है और डॉलर भी नीचे आ गया, रुपया भी, वो आपने सुने होंगे लफ्ज। तो वो उम्मीदें तो आप लोग आ सकते थे। मुझे वैसे ये है कि जनरल बाजवा वाकई समझते थे कि शहबाज शरीफ को जीनियस है। मैं समझता हूँ एक तो उनके लिए करप्शन कोई बड़ी चीज, फिर उनको रियलाइजेशन हुई, आपको लगता है? दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, बाजवा साहब के लिए ये वाजे हो गया ना, क्योंकि उन्होंने नैब उनके नीचे थी, आपको काम नहीं करने दे रहे थे। नैब के उनके नीचे थी और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो किसी वो क्योंकि इनके कंट्रोल में थी, ये फैसला करते थे किसने अंदर जाना है किसने बाहर निकलना है, हमारे तो हाथ में ही नहीं था। तो इनको जो केसेस में रिलीफ मिला है जनरल बाजवा की कंसेंट से मिला है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पावर किसके पास थी? जिनके पास पावर थी उन्होंने रिलीफ दिलाना था ना, हमारे पास तो पावर थी नहीं। आई मीन हमारे पास तो ना नैब नीचे थी हमारे, बल्कि उनका हर जगह इन्फ्लुएंस था। लेकिन नंबर 1 असम्पशन ये थी कि मैंने रियलाइज किया वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। हमें कहते थे एक सादियात के ऊपर जोर लगाएं और इसको छोड़ दें, ये एहतसाब का, हमें बार बार ये कहते थे। तो क्योंकि वो इसको बुरा नहीं समझते थे। मैं ये समझता हूँ, मैंने तो 26 साल पहले सारा अपना सफर शुरू किया था कि जब तक आप ताकतवर की करप्शन नहीं पकड़ेंगे, जो माशरा नहीं पकड़ता वो तबाह हो जाता। और ये तो हदीस भी है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आज चाइना जैसा मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, उसने कुछ 450 वजीर पकड़ के जेलों में डाले हैं करप्शन पे। ऐसा ही है। तो वो अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों वजीर? क्योंकि करप्शन आपके हाई लेवल की करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड तबाह हुई है उससे। लेकिन जनरल बाजवा नहीं समझते थे। और दूसरी चीज़ वो ये मेरे ख्याल में वो ये समझते थे कि शहबाज शरीफ कोई बहुत बड़ा जीनियस है। वो वाकई समझते थे कि पंजाब स्पीड है। वो वाकई वो जो सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती थी, इनकी तो सारी तरक्की इश्तिहारों में होती थी ना, तो वो वाकई समझते ये तरक्की कर गए। तो वो एक्चुअली वो भी शौक सबका पूरा हो गया कि अब पता चल गया कि पंजाब स्पीड क्या है। और जब आपको परफॉर्म करना पड़े, एक परफॉर्मिंग इकोनॉमी तबाह करके गए। ये याद रखें कि 6% ग्रोथ रेट और 5.7% तीसरे साल में, 6% चौथे साल में, ये स्वाय 3 मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में कभी इतनी इस रेट पे नहीं हुआ। और वो अयूब खान, जिया और मुशर्रफ के वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अमेरिका की जंगों में शामिल थे, अयूब खान उनके पैक्ट सीटों सेटों में शामिल थे और डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, तब तरक्की हुई है। हम वाहिद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो डॉलर्स आने डिस्पाइट के नहीं आए डॉलर्स, उसके बावजूद हम इस रेट पे गए थे। तो इन्होंने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट गिरा के इन लोगों को ले आए हैं जिन्होंने आज just because they are good political managers, I mean डेली मेल को उधर जाके इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली है, जो इस वक्त तज्जिया निगार कह रहे हैं। तो कहीं और भी सेटलमेंट की होगी अपने आने के लिए इन्होंने। पहले डेली मेल उसको भी क्लियर कर देना, क्योंकि आप दो लफ्ज बड़े क्विकली कहते हैं और बार बार कहते हैं, मीर जाफर, मीर सादिक गद्दार, तो इसके ऊपर फिर जरा कुछ क्लियर कर दें। जिन्होंने इन सेटअप को लेके आए हैं उनसे बड़े मीर जाफर और मीर सादिक इस मुल्क की तारीख में नहीं आए। आप ये बाजवा साहब को कह रहे हैं जो भी इसमें शामिल है। अच्छा, मैं आपको इनकी बात बताऊं सर। डेली मेल, देखिए मैं इंग्लैंड के अंदर एक लाइबल केस लड़ा हूं जो बड़ा हाई प्रोफाइल था। 3 हफ्ते इंग्लैंड में फ्रंट पेज और हेडलाइन न्यूज था। मेरा और इयन बोथम का केस हुआ था ये लाइबल का। तो मुझे तो पता है वहां क्या होता है। उन्होंने मेरे ऊपर केस किया और केस मैं जीत गया। जब मैं केस जीता तो उनको सारे मेरे कॉस्ट देने पड़े, और कॉस्ट थे लाखों पाउंड के, यानी 15-20 हजार नहीं, 2 लाख पाउंड के कॉस्ट थे। बहुत बड़ा फिगर। वो कॉस्ट देने पड़े मेरे। तो अब इन्होंने केस कर दिया डेली मेल पे।
इन्होंने कहा, और फिर कहा हम जीत गए। अगर ये जीत जाते तो डेली मेल को इनके कॉस्ट देने पड़ने थे, उन्होंने कोई कॉस्ट नहीं दिया। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। डेली मेल अगर ये जीत जाते डैमेजेस देने पड़े थे, उन्होंने कोई डैमेजेस नहीं दिए। इसका मतलब सेटलमेंट, इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की उनसे सर, क्योंकि अगर वो अदालत में जाते, इन्होंने क्यों सेटलमेंट किया? इन्होंने सेटलमेंट इसलिए की कि डेली मेल ने एक तो वो बताया ना कि कोई फंडिंग, अच्छा वो फंडिंग से क्यों उन्होंने उसके ऊपर अपोलोजाइज किया? क्योंकि उनको एनआरओ मिल चुका था। जी जी जी। जब अदालत से एनआरओ मिल गया, वो जो डिफेड का उनकी एक फंडिंग का केस था, तो इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया। लेकिन उन्होंने जो बाकी चार्जेस चोरी के इनके ऊपर करप्शन पे लगाए हुए थे, उस पर वो खड़े रहे। और इन्होंने क्यों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की? आउट ऑफ कोर्ट का मतलब कि अदालत में नहीं गए हैं, जी बार बार कर ली अंडर द टेबल, क्योंकि अदालत में जाते तो वो सारी चीजें सामने आ जानी थी। बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने उससे बचने के लिए इनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। वेरी राइट। तो इसको इन्होंने कहा कि हम, क्योंकि इनकी जो चैलेंज बैठी हुई, हम असल में यहाँ ट्रेजेडी क्या है, हमारी ट्रेजेडी है कि यहाँ पेड चैनल्स बैठी हुई हैं और ये मुल्क को इतना नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ये सारी चैनल्स खड़ी हो गई चोरों के साथ। ये जो इनके साथ इस वक्त खड़ी है, इनके हर काम, इनका जो चोरी का काम है उसको लेजिटिमाइज करती हैं हर चीज के ऊपर, यानी मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके इन चोरों की मदद कर रही है। उन्होंने उठाया कि शहबाज शरीफ जीत गया, सादिक और अमीन हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह आपने चैनल्स की बात की है, गुज़िश्ता 6 साल में कुल 4 दफ़ा पेशियाँ हुई शुएब शेख साहब की, और 2 महीने में सिर्फ हकीकी बात करने के ऊपर, हकीकी सहाफत करने के ऊपर और राइट को दिखाने के ऊपर 2 महीने में 8 मुकदमे उनके खोल दिए गए हैं। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बोल्ड टेलीविजन के ओनर और पब्लिक के लिए, बोल्ड टेलीविजन के? देखिए, ये भी पिछले 7 महीने की खौफनाक किस्म की एक इन्होंने हमारे ऊपर इस तरह का, तो मैंने जिस तरह का, मैंने तो मार्शल लॉज में ऐसे नहीं देखा, जनरल मुशर्रफ के दौर में मैंने ऐसा नहीं देखा। सर इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जो खड़ा होता है इनके बयानिया के खिलाफ, और वो सारी कौम खड़ी है इनके खिलाफ क्योंकि चोरों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इन्होंने उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी। बजाय ये कि रिवर्स करें, गलती होगी, आप सबसे गलती हो, पीछे हट जाएं, रिवर्स कर दें, इन्होंने उस गलती को छुपाने के लिए इन्होंने सारे मीडिया के ऊपर सख्ती, जो इनके बयानिया के साथ नहीं था। और इसलिए बोल शुएब शेख, मैं शुएब शेख को खास तौर पे, यानी जिस तरह का उसने स्टैंड लिया और उसके ऊपर भी केसेस किए, बल्कि मैंने एयरवाई का भी देख रहा था, उनके ऊपर भी बड़ी उन्होंने सख्ती की, सलमान इकबाल के ऊपर भी। ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ जिस तरह वो लोग जो कि अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सच्ची सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करो, और वो जो चोर हैं जो कि चोरों के साथ मिलके उनकी चोरी छुपा रहे हैं, उनके लिए बल्कि एडवर्ट्स भी उनके लिए उनको अवार्ड किया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। एक लास्ट कमेंट, हाँ या ना में आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं दोबारा से, उन सब के ऊपर तरस खाएंगे जो तरस खाने के बाद, तरस लिए जाने के बाद लंदन चले जाते हैं, और जब आप इस तरह की हालत में होते हो वापस आने की बात कर देते हैं? क्विक वर्ड्स। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ कह दूंगी कि अगर इमरान खान अपनी ज़ात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता ना, तो मैं उन सब से बदले लेता जिन्होंने मेरे से इस बारी जुल्म किया, और ये जो मेरे से हुआ है, सर। और मुझे पता है वो 3 लोगों ने इसमें शामिल थे। और फिर जिस तरह अमेरिका को मैंने आपको शुरू में कहा, सर, लेकिन ये इमरान खान के लिए नहीं, ये मुल्क के लिए मैं वो चीज़ करूँगा जो कि कानून के अंदर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पाकिस्तान में। जब आपके इदारे मजबूत हो जाते हैं, जब रूल ऑफ लॉ आ जाता है, तो वो फिर आपकी ज़ात से बात निकल जाती है, वो मुल्क में इंसाफ आ जाता है, और वही इंसाफ इस मुल्क को, जो भी इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगा ना, वो है रूल ऑफ लॉ। जब हम इंसाफ कायम कर देंगे, ताकतवर को कानून के नीचे ले आएंगे, तब ये मुल्क उठेगा। नहीं तो अब कोई जो मर्जी आप कर लें, भीख मांगे, जो मर्जी करें, पाकिस्तान को जिधर ये पहुंचा दिया इन्होंने 7 महीने में, और खुदा ना खास्ता आगे मुझे और खौफ नजर आ रहा है, इससे कोई नहीं निकाल सकता। एब्सोल्युटली राइट। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम आपको इतना कहेंगे कि गेट वेल सून सर, और यूथ ऑफ पाकिस्तान आपसे बड़ी तवक्कुआत रखती है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब मुर्गियां तो पहले से मरी नहीं है।
हाँ, लेकिन इन्हें बेचने से कौन रोक सकता है? नहीं, अब रोक सकते हैं। शिकायत के लिए 1223 मिलाएं और खाना पीना महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत के बाइक स्क्वाड को आगाह कीजिए। अब होगी फौरी इंस्पेक्शन, भारी जुर्माना या फिर बंदिश। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। सुपर एशिया ड्यूल वाटर हीटर जो चले गैस और बिजली दोनों पर। पाउडर कोटिंग पेंट रखे जंग और मौसमी असरात से महफूज। सुपर एशिया वाटर हीटर, अब ना घूमेगा मीटर। आमना, अली बहुत कमजोर हो गया है। दूध नहीं पीता क्या? नहीं, रोज दूध पीता है। हम तो गवाले से खालिस दूध लेते हैं। मगर क्या तुम्हें यकीन है कि वो दूध खालिस है? मुआयने के लिए 1223 मिलाएं। खालिस दूध यकीनी बनाएं। पंजाब हुकूमत की फ्री मिल्क टेस्टिंग सर्विस के जरिए आप भी जान सकते हैं कि आपको सप्लाई होने वाला दूध कितना खालिस है। पंजाब हुकूमत का इरादा, खालिस दूध का वादा। फूड सेफ्टी 1223। पंजाब फूड अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। एडम्स हाउसिंग ला रहा है रिहायशी मंसूबा जिसमें महदूद प्लॉट्स की बुकिंग पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जारी है। हमेशा की तरह इंशाल्लाह इस बार भी एडम हाउसिंग आपके एतमाद पे पूरा उतरेगा। एडम्स हाउसिंग, नेम ऑफ ट्रस्ट। फौरी राब्ता कीजिए 0304 111 2326। दांतों में कीड़ा और तकलीफ, मसूड़ों से खून, याद रखें यह आगाज है इस अंजाम का। दांतों के इस अंजाम से बचिए। इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर टूथपेस्ट, स्पेशलाइज्ड अज्जा से बना डॉक्टर टूथपेस्ट। इलाज भी और बचाव भी। ये पकड़ा ना जरा। हीरा ढूंढा है तुम्हारे लिए, कदर करना इसकी बेटा। जब रिश्ता बराबरी का है तो सिर्फ बेटियों को ही क्यों समझाएं, बेटों को क्यों नहीं? तो फिर पूरी जिम्मेदारी से उम्र भर के इस रिश्ते को चमकाएं। आपकी दुनिया को पक्के रंगों से सजाने की जिम्मेदारी डायमंड पेंट्स की, ताकि आप निभा सकें डायमंड जैसा चमकता रिश्ता। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। दुनिया की लीडिंग मनी ट्रांसफर कंपनी मनीग्राम और रावी एक्सचेंज लाए स्पिन टू विन ऑफर। स्पिन करें और जीते फौरी कैश इनामात और पाए मौका बम्पर प्राइज शानदार टोयोटा कार जीतने का। बैरून मुल्क से रकूम मंगवाएं या भिजवाएं बजरिया मनीग्राम और वसूल करें पाकिस्तान भर में मौजूद रावी एक्सचेंज की किसी भी ब्रांच से। हासिल करें फौरी कैश इनामात और बन जाए शानदार टोयोटा कार के मालिक। मनीग्राम और रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। शराइत और ज़वाबित लागू है। नस्ल दर नस्ल एतमाद का रिश्ता। हर चेंज यूनिट डिजाइनर्स, रेल बाजार फैसलाबाद। 100 नजरें तो 100 बातें। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश। इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। तो आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। क्रंच, क्रीम और फ्लेवर का ट्रियो। यूथ को चाहिए आजादी जो मिलती है एलाइड यूथ अकाउंट से। अपनी मर्जी के डिस्काउंट्स पाने की आजादी, फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने की आजादी, कैश कैरी ना करने की आजादी, पर्सनल लोन से अपने ख्वाब पूरे करने की आजादी। एलाइड यूथ अकाउंट, यूथ के दिल की आवाज। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। This hourly clock is brought to you by and बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट।
के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ और किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ। दो चीजें ना, दो असम्पशंस थी बहुत बड़ी। एक तो करप्शन उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, नैब के उनके नीचे थी और नैब ने हमारे दौर में हम कोशिश करते रहे, जोर लगाते गए, लेकिन वो